शुरू करने से पहले एक बार फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं कि हमारे आज के आंसर्स एग्जैक्टली कैसे दिखने वाले हैं जब हम एग्जाम में लिखेंगे, मेंस में लिखेंगे। ओके, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद हर एक पॉइंट में हम एक एक थिंकर डालेंगे, 1 पैराग्राफ फॉर 1 थिंकर, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन। सो फाइनली हमारा ऐसा कुछ दिखने वाले आज के जो हम आंसर लिखेंगे वो, ठीक। सो शुरू करते हैं। वेलकम टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा थर्ड चैप्टर शुरू है, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ये कोई ट्रेडिशनल लेक्चर सीरीज नहीं है, ये वर्कशॉप है और इसका एम एक ही है, आपका 1 to 1.5 मार्क्स इंक्रीज करना हर एक क्वेश्चन में। 300 जाना ना थोड़ा सा बहुत बड़ा काम लगता है, ये हमारा थ्रेशोल्ड है और ये चढ़ के जाना, बट हर एक क्वेश्चन में 1 and 1.5 मार्क्स ले जाना काफ़ी अच्छा है। इसलिए टारगेट हम स्मॉल ही रखेंगे और कंसिस्टेंटली हर एक क्वेश्चन में एवरेज से कैसे आगे जा सकते हैं जिससे ओवरऑल ये रीच हो जाए, ये हम करते जा रहे हैं हमारे वर्कशॉप में। सो इसमें हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा हो चुका है, थ्योरी लेक्चर में हमने हमारा बेसिक फ्रेमवर्क देख लिया है और उसे हर एक क्वेश्चन में प्लग करके हम देख रहे हैं कि कैसे ये फ्रेमवर्क हमारा वर्क होता है। सो हमारे 3 डेज हो गए आंसर राइटिंग के, आज डे 4 होगा और डे 4 के लिए ये हमारा जो 11 पॉइंट फ्रेमवर्क है, अलग अलग पॉइंट्स, और डे 4 के लिए हमने ये क्वेश्चन चूज़ किया है। ओके, PYQ से ही है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है बट ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर ज़रूरी है, बहुत PYQs आते हैं और हम अराउंड 12 ईयर्स के PYQ करवाएंगे, ये कमिट किए हैं। ओके, तो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, अच्छे से बैठिए, पेन पेंसिल लीजिए और शुरू हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। ओके, सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट एट ग्रास रूट लेवल। सो हमें फर्स्ट चैलेंजेस पूछे गए प्लस मेजर्स पूछे गए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर ये जीएस का पेपर होता तो हम कैसे लिखते हैं, पहले चैलेंजेस लिख दो फिर मेजर्स लिख दो। ओके, इससे 20 मार्कर से हमारे 3-4 हेडिंग भी बन जाएंगी, ये 2 फिर सॉल्यूशन का, ये सब मिला के या वे फॉरवर्ड या बेस्ट प्रैक्टिसेस 3 हेडिंग मिल जाएंगी। बट ये पेपर है ऑप्शनल का, तो ऐसे अलग अलग करके हम डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखेंगे। इसलिए जो हमारे 11 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट में हम चैलेंज लिखेंगे और मेजर लिखते जाएंगे, इससे हमारा पेपर एनालिटिक हो जाएगा। बट क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, एक साथ इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, हम अलग अलग क्यों नहीं लिख रहे हैं। देखो क्या पूछा गया है, अच्छे से समझो। चैलेंजेस फेस बाय कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होंगे, ये हमारा फ्रेमवर्क बताएगा। 11 पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 चैलेंज होने वाला है। ओके, और अगर हमारे पॉइंट्स यूनिक है तो उसके वजह से जो चैलेंजेस क्रिएट होंगे वो यूनिक होंगे, और चैलेंजेस यूनिक हैं तो इन्हें हमें मेजर्स भी यूनिक ही बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सब चैलेंजेस बता दिए और फिर एक एक करके मेजर्स बता रहे, तो वो कनेक्ट नहीं रहेगा कि हम मतलब एक्चुअल में जब हम DM बनेंगे और तब हम ये चैलेंजेस फेस करेंगे, तब हमें क्या करना है, कौन सा मेजर किस चैलेंज पे लगाना है, ये हम बताते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ठीक है, इंटीग्रेटेड रखने वाले। और इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन, स्टार्ट में आइडेंटिटी कार्ड, बाकी सब वही रहेगा। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट दिया हुआ है, बस कोऑपरेटिव नहीं दिया हुआ है। आपका आंसर वही रहेगा बट हल्के से हम 2-3 पॉइंट्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट ये मेंशन करते जाएंगे, ठीक है, बस कोऑपरेटिव मेंशन नहीं करना है। और सेकंड, मेजर देते हुए ग्रास रूट ये हमें बताते जाना है कि ये जो मेजर है वो ग्रास रूट के लिए है, ठीक है, या ग्रास रूट में कैसे चेंजेस लाएगा वो हमें बताते जाना है। तो ये बस जो कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे करते हुए। सो शुरू करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले कुछ बेसिक्स सेटअप देख लेते हैं क्या है। ये हमारा विलेज सेटअप है, यहाँ पे हमारा कोऑपरेटिव है, ग्राम पंचायत है, लोग यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे कुछ डोमिनेंट कास्ट होगा जिनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एक टेम्पल भी है, गोर में जनरली सेटलमेंट डोमिनेंट कास्ट की होगी, लैंड है, लैंड पे भी डोमिनेंट कास्ट होगा या हायर कास्ट होगा। ये जो हेमलेट है वो होंगे दलित कास्ट के या लोअर कास्ट के, जो थोड़े एक्सक्लूड होंगे विलेज से, ठीक है, ये सब हम जान लिए। सो शुरू करते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट, मतलब हमें क्या देखना है, हर एक पॉइंट के वजह से चैलेंज कैसे क्रिएट हो रहा है और उसका मेजर क्या है, ये हमें देखते जाना है।
राइट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की फ्रेमवर्क का, ये था एमएनएस का। एमएनएस कहते हैं डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट का कंट्रोल होता है रिसोर्सेस पे। इसका मतलब ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो वर्चस्व होगा वो डोमिनेंट कास्ट का होगा। इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पूरे विलेज के लिए नहीं, बस एक कम्युनिटी के लिए काम करेगी, और ये हो गया चैलेंज। ओके, सो डोमिनेंट कास्ट का चैलेंज हम समझ गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे डोमिनेंट कास्ट होगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज के लिए नहीं, बस एक कम्युनिटी के लिए काम करेगी, ये चैलेंज हो गया। और इसका सोल्यूशन क्या हो गया कि डेमोक्रेटिक रोटेशन रख दो या रिजर्वेशन रख दो। बट जो आर्टिकल 19B है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो पार्ट 19B है, वहाँ पे रिजर्वेशन पहले से दिया हुआ है, राइट। तो वही हम मेंशन कर देंगे मेजर में ग्राउंडेड करने के लिए कि पार्ट 9B में जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो उसे स्ट्रेंथन करो। अगर वैसा कर दिया तो क्या होगा, जो डोमिनेंट कास्ट के साथ अलग जो कम्युनिटी है, जैसे SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, उनको भी मिलेगा इक्वल राइट्स के कोऑपरेटिव के डिसीजन मेकिंग में कुछ बोल पाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया अच्छे से एमएनएस का। सेकेंड पॉइंट था करवे का। करवे ने क्या कहा था कि फैमिली होती है वो एज ए इंश्योरेंस भी काम करती है, और ये गांव में प्राइवेट मैटर नहीं होता कि ये फैमिली अलग हो गई, ये अलग हो गई, राइट। फैमिली से ही बनता है पूरा विलेज, इसलिए फैमिली एक पब्लिक मैटर है। और ऐसे में क्या होता है, अगर कोऑपरेटिव में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, इसमें नेपोटिज्म हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया चैलेंज। और नेपोटिज्म के वजह से क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता है मतलब जो कैपेबल नहीं है वो भी अगर कोऑपरेटिव में आए तो डिसीजन अच्छे से कैसे ले पाएगा, ये तो चैलेंज हो गया। गुड गवर्नेंस का चैलेंज हो गया, राइट, नेपोटिज्म के वजह से। तो इसका मेजर क्या होगा, सोशल ऑडिट। आर्टिकल 243 में हमें पहले, मतलब अभी आपको नहीं पता होगा फिर भी ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स के बाद मेंस में आओगे, पॉलिटी रखना शुरू करोगे, तब ये आपके दिमाग में मतलब फिट बैठ जाएगा। बस सोशियोलॉजी के लिए ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे पार्ट 9B में दिया हुआ है कोऑपरेटिव, आर्टिकल 243 में दिया हुआ है कोऑपरेटिव के बारे में, ठीक। वहाँ जहाँ पे मेंशन है सोशल ऑडिट, तो ये नेपोटिज्म हटाने के लिए क्या ज़रूरी है कि सोशल ऑडिट्स हो, ओके। एक फ्रेमवर्क हो ऑडिटिंग का, जो कोऑपरेटिव है विलेजेस में, वहाँ पे ऑडिट करे और देखे कि गुड गवर्नेंस हो रहा है या नहीं, जिससे नेपोटिज्म एक्सपोज हो जाए, ठीक है। और इसको ग्राउंडेड करने के लिए आप कहीं पे भी दे दो, मिल्क कोऑपरेटिव का दे दो जो गुजरात में शुरू है, या फिर शुगर कोऑपरेटिव जो विदर्भ में शुरू है, ठीक। वो ग्राउंडेड हम जब पूरा आंसर देखेंगे तब देख लेंगे कैसे किया है, ओके। इनिशियली आप समझ गए करवे का हम पॉइंट कैसे यूज किया कि फैमिली एक्सटेंडेड होती है, पब्लिक मैटर होती है, उसकी वजह से नेपोटिज्म हो जाएगा इस हमारे कोऑपरेटिव में। और इसको रोकने के लिए आर्टिकल 243 मतलब जो ऑडिट्स का दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्ट्रेंथन कर दो वो मैकेनिज्म। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एग्रीरियन रिलेशन। इसमें थे हमारे AR देसाई। AR देसाई क्या कहेंगे कि जो कोऑपरेटिव है वो मिरर करता है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को, जिसके वजह से जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी मतलब गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलेंगे, वो नीचे पर्कुलेट नहीं होंगे, ओके। ऐसे नहीं कि कोऑपरेटिव को अगर सब्सिडी ये वो कुछ मिला या लैंड मिला कम रेंट पे गवर्नमेंट से, तो वो नीचे विलेज में पर्कुलेट होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं वो कॉर्नर कर लेंगे सब कोई बेनिफिट। फॉर एग्जांपल क्रेडिट, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट देता है उसका परसेंटेज जो कमर्शियल बैंक है उससे कम होता है। बट अगर जो कैपिटलिस्ट है या जो हायर क्लास है वही ये बेनिफिट लेने लग गए, तो जो लोअर क्लास है उनको कभी ये बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ये हो गया चैलेंज कोऑपरेटिव मूवमेंट का। और यहाँ पे मेजर क्या कर सकते हैं हम, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो दिमाग में आ जाएगा PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो बैंक्स का होती है, जो अभी कुछ 60% किया है शायद कोऑपरेटिव में, तो PSL मेजर क्या दे सकते हैं हम कि 75% कर दो, ठीक। ये कमर्शियल बैंक में कितना है PSL, 40% कुछ है ना कमर्शियल के लिए। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर क्रेडिट देती है वो, तो 75% कर दो, जिससे जो मार्जिनलाइज हैं उन्हें भी चांस मिले कि वो क्रेडिट ले पाए। हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड पावर। ये था आंद्रे बेते का। आंद्रे बेते का मॉडल था क्लास, कास्ट, पावर, और ये मॉडल ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है जब इंस्टीट्यूशंस हाईजैक हो जाते हैं।
अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हाईजैक हो गई तो क्या हो जाएगा कि पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ लॉन्च पैड यूज़ होता है कि पहले कोई भी मतलब नेता है पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा, वहाँ पे सीखेगा पॉलिटिक्स कैसे होता है, या फिर गवर्नमेंट या जो लोकल पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके नज़र में आने का ट्राई करेगा और भी यहाँ से मूव ऑन होके फिर वो इलेक्शन में जाएगा, गवर्नमेंट इलेक्शन मतलब लोकल इलेक्शंस में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है जिसके वजह से इश्यू हो जाता है, मतलब वो जो एम के लिए बना हुआ है और जो ऑब्जेक्टिव के लिए बना है वो ऑब्जेक्टिव ही डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और इसका मेजर क्या होगा, इसे रोकने के लिए हम कर सकते हैं कि जो डायरेक्टर होगा उसे इंडिपेंडेंट एंड अपॉलिटिकल डायरेक्टर को हमें नॉमिनेट करना पड़ेगा। ओके, कोऑपरेटिव अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके क्लॉज में ये दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक, बट अपॉलिटिकल डायरेक्टर होना चाहिए ये नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटाइजेशन रोकने के लिए जो आंध्र बेटे ने हमें बताया था जो मॉडल, उसे वो स्टैंडर्ड होने के लिए रोकने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अपॉलिटिकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो 4 पॉइंट हमारे अच्छे से हो गए, 1 बाय 1 बहुत सारे डायमेंशन दिया रहा है और देख रहे हो आप, आपका चैलेंज चेंज हो रहा है तो आपका मेजर चेंज होते जा रहा है। ठीक है, कि जैसे पीएसएल का हम डोमिनेंट कास्ट में नहीं डाल सकते थे, वो कैपिटलिज्म में अच्छे से फिट हो रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंकिंग का। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही सेम सेटअप, रिलीजियस एंड रिचुअल लाइफ, ये था ल्यूई ड्यूमो का। ओके, देखो यहाँ पे टेम्पल है, तो बहुत बार क्या होता है जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, फेस्टिवल्स या फिर रिलीजियस सेरेमनीज, उसके लिए कोऑपरेटिव का जो लैंड होता है या जो एरिया होता है वो रेंट पे लिया जाता है। ठीक, वैसे तो अच्छी बात है कि विलेज का भी भला हो गया और कोऑपरेटिव को भी रेंट मिल गया, तो मेंबर्स भी खुश, जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो भी। बट ऐसे में क्या होता है, जो कोऑपरेटिव के SC/ST मेंबर हैं उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, और ये एक्सक्लूड क्यों किया जाता है, क्योंकि रिलीजियस है, मतलब रिचुअल हायरार्की है, जो पोल्यूशन एंड प्योरिटी ल्यूई ड्यूमो की कहा था। ठीक है, तो ये ना हो पाए इसलिए यहाँ पे हमें कोड ऑफ कंडक्ट लाना जरूरी है। ओके, देखो कितना अच्छा और ग्राउंडेड एग्जाम मेजर हम दिए हैं यहाँ पे रिचुअल हायरार्की को रोकने के लिए। ओके, और रिचुअल हायरार्की के वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जो SC/ST मेंबर कोऑपरेटिव में थे, जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है ना कोऑपरेटिव, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उससे वो एक्सक्लूड हो रहे थे। ठीक है, तो वो रोकने के लिए हमें एक मेजर क्या दे सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके लिए इश्यू करना चाहिए, जिससे क्या करना इथिकल है क्या करना अनइथिकल है वो उसकी अवेयरनेस आ जाए सब में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा FG बेली का, सोशल मोबिलिटी एंड चेंज। FG बेली ने कहा था कि रिसोर्सेस को कैप्चर करने के लिए एक फैक्शन रिडन सोसाइटी शुरू होती है या फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ओके, और अगर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसमें जो मेंबर्स हैं अगर उसमें फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, तो पैरालिसिस हो जाएगा इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रख सकते हैं कोऑपरेटिव में। ठीक, अगर ये मैकेनिज्म होगा, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि WTO का जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो बहुत सालों से क्लोज है, इसलिए WTO ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही। एक पैरालिसिस आ गया, फंक्शनल पैरालिसिस WTO में भी, तो वही यहाँ पे हो सकता है। मतलब FG बेली की स्टडी के हिसाब से कि जब भी रिसोर्सेस स्कार्स होते हैं तब फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो ग्रुप में, और अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कोऑपरेटिव अच्छे से रन नहीं हो पाएगी, और रन नहीं हो पाई तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव फिर से फेल हो गया। तो इसके लिए हम ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोल ऑफ स्टेट एंड डेवलपमेंट। ये पॉइंट था SC दुबे का। SC दुबे ने कहा था कि स्टेट इंटरवेंशन की वजह से इंस्टीट्यूट तो चेंज हो सकता है, बट इसके आगे हम लिखेंगे लिंक करके कि इसके वजह से सेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है, और अगर सेंट्रलाइजेशन बढ़ गया तो जो विलेज की नीड है वो टॉप डाउन अप्रोच से फुलफिल नहीं होगी, विलेज की नीड बॉटम अप अप्रोच से ही फुलफिल होती है। ठीक है, और ये रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेलर मेड अप्रोच यूज करना पड़ेगा। ओके,
डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा और जो कोऑपरेटिव है उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, ठीक, कि सेंटर का उनमें कंट्रोल ना रहे, फाइनेंशियल कंट्रोल ना रहे, ठीक। तो एससी दुबे का पॉइंट भी हमारा अच्छे से हो गया। 4 पॉइंट, अलग अलग मेजर जैसे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक मेजर, कोड ऑफ कंडक्ट एक मेजर, और आप ना एक ट्राई कर सकते हो, ठीक, मतलब क्वेश्चन देखने से पहले कि खुद से पहले करके देख लो कि कैसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं क्या आप में, रट्टो मत, इससे ना स्किल जनरेट करना ज़रूरी है। और नॉर्मल पॉइंट है, हम ये इथिक्स पे पढ़ते ही है, राइट, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े, ग्रीवियंस रिड्रेसल गवर्नेंस में पढ़े, टेलर मेड अप्रोच हम बार बार कंक्लूजन में लिखते जा रहे हैं, तो सब कंटेक्स्ट वही है, बस आपको अलाइन कैसे करना है वो मैं सिखाते जा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी एंड विलेज इमेजिनेशन, नंदी का पॉइंट, ओके। तो सेम पॉइंट नंदी क्या कहे थे कि विलेज इमेजिनेशन जो हम कर रहे हैं वो गलत है, विलेज को रियलिटी से देखना ज़रूरी है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे। वैसे ही हम कोऑपरेटिव के बारे में कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव, विलेज कोऑपरेटिव हारमोनियस होते हैं, विलेज कोऑपरेटिव बहुत अच्छी है, ये वो, ऐसा मत रहो इमेजिनेशन में, रियलिटी में देखो, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको लगे तो नंदी का पॉइंट आप काट सकते हो, क्योंकि पहले जो आंसर दिखाया था ना, टोटल आपके 20 मार्कर्स में ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक, मतलब आपके 7-8 पॉइंट ही आने वाले हैं, ओके। और 7-8 पॉइंट में भी हर एक पॉइंट में आपके 2 पॉइंट है, मतलब अराउंड 16-17 पॉइंट्स इंट्रो और कंक्लूजन आपने छोड़ा फिर भी हो रहे हैं, ठीक। तो अगर लगे तो लिख दो, अगर कोई किसी क्वेश्चन की डिमांड याद नहीं आई तो आप लिख सकते हो। अच्छा ही पॉइंट है कि इमेजिनेशन की तरह मत देखो, रियलिटी में देखो कोऑपरेटिव में क्या हो रहा है, इमेजिनेशन के तरह देखने से ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो नहीं दिखेंगे हमें, ओके। सो लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे जैन ब्रेमन और वंदना शिवा के, ठीक। सो जैन ब्रेमन हमें कहते हैं कि विलेजेस में जो फुटलूज लेबर है वो रहता है विलेजेस में, ओके। और फुटलूज लेबर मतलब इनका सर्कुलर माइग्रेशन शुरू होता है, इसलिए ये कोऑपरेटिव में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और विदाउट लोकल पार्टिसिपेशन जो कोऑपरेटिव है वो वीक हो जाती है, ठीक। जैन ब्रेमन का पॉइंट यूज कर लिए, उन्होंने कहा था फुटलूज लेबर, हम कहे देखो अब यहाँ पे गांव है, अगर गांव से लोग बाहर जाने लग गए, इस विलेज से लोग बाहर जाने लग गए, तो क्या होगा, कोऑपरेटिव में जो मेंबरशिप है मीटिंग नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लोकल पार्टिसिपेशन ही नहीं है, यंग लोग नहीं है, तो नया कुछ आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे, राइट। तो ये हो गया इशू, और इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे मीटिंग्स होगी वो डिजिटली होगी, या मेंबरशिप है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, ठीक। तो हमारा टेक्नोलॉजी का पॉइंट आ गया अच्छे से कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दो, और गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम लाई है शायद कि 60,000 जो पैक्स है, ओके, उन्हें डिजिटलाइज करने वाले हैं गवर्नमेंट, ठीक। तो ये ग्राउंडेड करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं लिखे फिर भी अच्छा पॉइंट बन गया कि फुटलूज लेबर होते हैं विलेजेस में, क्योंकि ट्रांजिट होता है ना, ट्रांजिट स्पेस होता है जो हमें जैन ब्रेमन ने कहा था, उसे रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म या फ्लेक्सिबल मेंबरशिप दे दो। वंदना शिवा का लास्ट पॉइंट, चलो ठीक है, कोऑपरेटिव है, बट कोऑपरेटिव अगर इनपुट ड्रिवन हुई तो, इनपुट ड्रिवन मतलब सपोज ये एग्रीकल्चर की कोऑपरेटिव है और ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स एग्री में यूज़ करने का बता रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रही है, उसके वजह से क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो विलेज में स्ट्रेस आ जाएगी, अनरेस्ट आ जाएगी, ठीक, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस हो जाएगी, और ऐसी अनरेस्ट ना हो इसके वजह से वंदना शिवा कहेंगी कि इनपुट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बट इकोलॉजिकली ड्रिवन होना चाहिए कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर, ओके। इकोलॉजिकली ड्रिवन हुआ, जैसे अगर ग्रीन केमिस्ट्री प्रमोट किया कोऑपरेटिव तो क्या होगा, जो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने विलेज इकोलॉजी से भी अच्छे से जोड़ दिया और उसका मेजर भी एक अलग से बता दिया। सो हो गए हमारे काफ़ी अच्छे पॉइंट। तो इस विलेज में कोऑपरेटिव काम कैसे करेंगी, मतलब क्या चैलेंजेस होंगी, मेजर होंगे, वो सब हमने देख लिया। तो अब आपका काम शुरू, मेरा काम ख़त्म। आप लीजिए पॉज और लिखिए ये आंसर जो कहा था वो, ओके। आंसर राइटिंग को फिर से कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इग्नोर मत कीजिए, ठीक।
सो पॉज आपका खत्म होने के बाद एक एक पैराग्राफ को देखते जाओ, पुट ऑन मतलब देखते जाओ कि कैसे आपने लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से लिख पाए, या अगर नहीं भी लिख पाए तो मैं आगे बताते जा रहा हूँ। ओके, सो पहले आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, देख लो आराम से। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज डेमोक्रेटिक मेंबर ड्रिवन इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ड दिया था इसलिए हम यूज़ किया। ओके, टू एम्पावर स्मॉल फार्मर एंड आर्टिसन। हाउएवर चैलेंजेस पूछे इसलिए हाउएवर। ओके, विलेज स्टडीज रिवील दैट इट फंक्शंस विद इन स्ट्रक्चर रूरल स्ट्रक्चर मार्क्ड बाय हायरार्की, पेट्रियार्की, लिमिटेड मोबिलिटी एटसेट्रा, विच हैव वीकेंड देयर ग्रास रूट इफेक्टिवनेस। ग्रास रूट वर्ड है, ग्रास रूट यूज़ किया। ओके, दोनों वर्ड यूज़ किए और बीच में चैलेंजेस भी बोल दिए क्या क्या है, या कोऑपरेटिव का फ़ायदा कैसे है वो भी बता दिया। ठीक है, आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट देखो ऐसे करते जा रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन में अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में समझ लें, बस स्ट्रक्चर देख लीजिए। ऊपर हमने लिख लिया चैलेंज, नीचे लिख दिया मेजर। मेजर को ग्राउंडेड रखा, जैसे यहाँ पे लिखे डेमोक्रेटिक रोटेशन जो दिया हुआ है पार्ट 9b में। ओके, और ऊपर डोमिनेंट कास्ट का इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ वो लिखे। और मैंने कहा था ना कि एग्जाम्पल देके नहीं करना है, कि आपने पॉइंट लिखा फिर एग्जाम्पल लिखा महाराष्ट्र शुगर कोऑपरेटिव, वैसे नहीं करना है। आपको इसी पॉइंट को इसमें डालना है। शुगर कोऑपरेटिव इन वेस्टर्न महाराष्ट्र शो लीडरशिप कॉन्सेंट्रेशन अमंग मराठा इलाइट्स। ठीक, मतलब कनेक्ट करना है, इंटीग्रेशन हमेशा रखते ही जाना है। ठीक, और नीचे मेजर, ऊपर के चैलेंजेस का। या इसे आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे मेजर लिखा और यहाँ पे चैलेंज लिखा। ठीक, बट ऐसे में क्या हो जाता है, यहाँ पे ना आपका थोड़ा बड़े पॉइंट्स हैं, तो वो लिखते हुए ना आपका पैराग्राफ इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हो, टेबल बनाना हमेशा अच्छा है, बट ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि मेजर्स इतना बड़ा हो गया और चैलेंज इतने में खत्म हो गया, ये स्पेस आपका खाली रह गया। ठीक है, तो अगर आप कर पाए, मतलब लिख के देखो, अगर अच्छा है तो ये तो बढ़िया ही है टेबल बनाना, नहीं तो ये भी ऑल गुड। नेक्स्ट पॉइंट करवे का था, मेजर में हमने लिखा फैमिली का नेपोटिज्म लिखा था, तो सोशल ऑडिट चाहिए, आर्टिकल 243। देख रहे हो 1 बाय 1 हम कैसे ये देते जा रहे हैं। जब एग्जामिनर भी पढ़ेगा, मतलब आप जब हाईलाइट करोगे कि सपोज नेपोटिज्म का हाईलाइट किया और नीचे सोशल, देखो हाँ एक ये इशू है कि सोशोलॉजी में आपको क्या करना है, थिंकर होगा, थिंकर आप लिखोगे तो थिंकर को करो बॉक्स, और अगर की कंसेप्ट लिख रहे हो तो उसे करो अंडरलाइन। ठीक है, ये फॉर्मेट करते जाओ तो प्रैक्टिस लगती रहेगी, और ये एग्जाम में नहीं होगा, ये घर से प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, फिक्स हो गया। की कंसेप्ट को करो अंडरलाइन, जैसे करवे को कर दिया बॉक्स, की कंसेप्ट को कर दिया अंडरलाइन। बट की कंसेप्ट होती कौन सी है, जो एग्जाम में पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है आपकी की कंसेप्ट। जो आपको आती है, जो आपने मेमोराइज की है, वो नहीं है की कंसेप्ट, जो पूछा है वो है की कंसेप्ट। ठीक है, चैलेंज पूछा है नेपोटिज्म, ये हो गई की कंसेप्ट, हाईलाइट करो। मेजर पूछा है, मेजर क्या है, सोशल ऑडिट, इसका मेजर क्या होगा, सोशल ऑडिट, तो उसे हाईलाइट करो। ठीक है, बस ये दोनों हाईलाइट करना है, और यहाँ पे करवे को ये करना है बॉक्स। तो आपके टोटल 3 चीज़ें आपने हाईलाइट कर दी है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक, समझ गए की कंसेप्ट मतलब हाईलाइट क्या करना। छोटा पॉइंट है बट नहीं दिमाग में आता, मतलब एटलीस्ट हमारे तो नहीं आया था स्टार्टिंग में, तो बाद में समझे कि क्या होता है, किसको हाईलाइट करना होता है। नेक्स्ट देसाई का कहा था कि कोऑपरेटिव मिरर, उसका मेजर क्या है, PSL दे दो, क्योंकि नाबार्ड का रिपोर्ट था कि लार्ज फार्मर, इसका एक ये भी था, कोई VS बावस्कर थे, उन्होंने ये बताया था, मतलब ये स्टडी किया था कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है वो बिग फार्मर को ही मिल रहा है। ओके, बट अब एक मतलब इतने माइक्रो पॉइंट आप नहीं ढूंढ सकते, और अभी ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं है, प्रीलिम्स के बाद में भी, बट अभी ज़रूरत नहीं है। तो नाबार्ड का रिपोर्ट एक जनरल हमने दे दिया ग्राउंडेड करने के लिए, और PSL का तक ये दिया कि 75% कर दो। नेक्स्ट देखो फिर से वही मेजर्स आंध्र में थे कि यहाँ पे मिल्क कोऑपरेटिव गुजरात का दे दिया कि लॉन्च पैड जैसा काम करता है इलेक्टोरल करियर के लिए, और इसके लिए क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉलिटिकल हो, राइट, जिससे मैनेजमेंट रिस्टोर हो पाए। लुई डेमो SC/ST का एक्सक्लूजन होता है। देखो यहाँ पे एक्सक्लूजन वर्ड यूज़ किया ना, इसलिए हम अम्बेडकर जी को अलग से यूज़ नहीं किया। ठीक है,
इसी पॉइंट में दोनों को मर्ज कर दिया कि प्योरिटी पोल्यूशन की वजह से एक्सक्लूड हो गए। और इसका क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट रख लो, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए हमें, ठीक है, जिससे सेंसिटिविटी बनी रहे मेंबर्स में। नेक्स्ट दुबे जी का था। दुबे जी का मेजर ये होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ला दो कोऑपरेटिव में। और इसका एग्जांपल था कि बिहार में कोऑपरेटिव का पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो रहा है कोऑपरेटिव में बिहार में। ओके, आशीष नंदी के इमेजिन क्रिटिक शोज कोऑपरेटिव आर ऑफन रोमांटिसाइज्ड एज हार्मोनियस। Field study reveal internal power struggle even in successful models. Designing cooperative sensitive to village reality, avoid idealized but ineffective institution. ठीक है, जेन ब्रेमन फुटलूज बढ़ जाएंगे और मेजर क्या होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म ला दो या फ्लेक्सिबल ला दो। इसके वजह से क्या होगा, जो लोग बाहर गए वो भी कनेक्ट होते रहेंगे कोऑपरेटिव से, ठीक है। नेक्स्ट वंदना शिवा, इनपुट ड्रिवन नहीं होना चाहिए कोऑपरेटिव के, केमिकल इंटेंसिव पोल्यूट कर दिया हम विलेज को, ये चैलेंज हो जाएगा ना कोऑपरेटिव का, क्योंकि पोल्यूशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा, जिससे स्ट्रेस आ जाएगी। और इसका क्या है कॉन्ट्रास्ट के इकोलॉजिकली ड्रिवन कोऑपरेटिव होनी चाहिए, जैसे कॉटन कोऑपरेटिव, ऑर्गेनिक कॉटन कोऑपरेटिव इन विदर्भ। ओके, अगर आपको ऑर्गेनिक ये नहीं पता तो ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव इन सिक्किम डाल दो। हमें पता है क्या सिक्किम में ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव है? नहीं पता, बट होगी ही, ठीक है, मतलब सिक्किम में होगी ही। मतलब ऐसे कुछ आप ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज यूज करके पॉइंट को ग्राउंड कर सकते हो अगर आपको पता ही नहीं है तो, ठीक है। तो हो गया, मतलब ये पॉइंट भी हमारा। सो इतना हो गया। फिर एक छोटा सा कंक्लूजन दिया, छोटा सा मतलब अच्छा सा कंक्लूजन दे दिया कि व्हेन ग्राउंडेड इन ग्रास रूट, फिर से वही यूज कर दिए हम। एट सीन इन अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट भी लिख सकते हैं हमें। challenges rooted in village structure like caste, hierarchy, social inclusion समराइज कर दें, कैन बी एड्रेस थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक आप ये बनाओगे, मतलब इतना लिख दें समराइज करके, उसके बाद आप एक ट्रायंगल या कोई भी डायग्राम बना सकते हो जहाँ पे लिख दो ऑटोनॉमी, सेंसिटिविटी एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। ओके, देख रहे हो हम यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे किए कि एक एग्जांपल दे दिए ग्राउंडेड करने के लिए पहले अपने कंक्लूजन को, उसके बाद क्योंकि कोऑपरेटिव है तो अमूल कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। ओके, उसके बाद समराइज कर दे। समराइज में क्या है, चैलेंज लिखे कि ऊपर हमने जो लिखे थे वही, सोशल एक्सक्लूजन, ये वो, कास्ट, और उसके बाद जो मेजर था, मेजर को हम एक माइक्रो डायग्राम में बना दिया। ओके, जाते जाते एक माइक्रो डायग्राम भी हमारी आ गई। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, कोई भी आपके जो पॉइंट हो गए, जैसे मैंने चूज किया ऑटोनॉमी लिख दिया, सेंसिटिविटी लिख दिया, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी लिख दिया, ये 3 पॉइंट। आपको कुछ और चाहिए तो हमारे जो 11 पॉइंट्स हैं उनमें से जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किए वो डाल दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके 7-8 पॉइंट ही आने वाले हैं, 3 बचने वाले हैं, वो 3 यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो एक परफेक्ट आंसर हमारा बन गया 20 मार्कर्स के लिए। एटलीस्ट आप 60% या 65% मार्क्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हो अगर ऐसा आंसर, और कुछ मुश्किल नहीं था ना, मतलब फ्रेमवर्क तो बना हुआ था, कंटेक्स्ट डालना थोड़ा सा अभी हो सकता है बट हो जाएगा वो भी प्रैक्टिस के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन।